हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लॉ एंड जुडिशरी क्लासेस में। मैं शिवांगी गुप्ता स्वागत करती हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता के बारे में। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि भारतीय न्याय संहिता के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन क्लास। अब इसके आगे के प्रावधानों को आज के इस लेक्चर सीरीज में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले जो है हम लोग ये जानेंगे कि ये भारतीय न्याय संहिता कहती क्या है। ठीक है, तो देखा जाए तो ये जो भारतीय न्याय संहिता है, हमारी भारतीय न्याय संहिता 2023, क्लियर। कल तो हम लोगों ने ये देखा था कि इसका नाम क्या है, तो भारतीय न्याय संहिता 2023 इसका नाम है। अब कोई भी अधिनियम जो होता है उसका एक उद्देश्य होता है, यानी कि उसको बनाने के पीछे का कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। वो ऑब्जेक्टिव कहाँ लिखा होता है, तो ठीक उस नाम के नीचे। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि अपराधों से संबंधित उपबंधों का समेकन और संशोधन करने के लिए तथा संबद्ध या उससे आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम। ठीक है, अधिनियम यानी कि क्या कह रहा है कि अपराधों से संबंधित, यानी कि जितने तरीके के अपराध इस अधिनियम में या इस संहिता में बताए गए हैं उससे रिलेटेड हर तरह के अपराधों के बारे में क्या किया गया है, उसको कंसोलिडेट किया गया है, यानी कि समेकित किया गया है, एक जगह इकट्ठा करके रखा गया है। और हर समय समय पर जैसी परिस्थितियां आएंगी उसमें क्या किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा, यानी कि अमेंडमेंट किया जाएगा। क्लियर। आगे क्या कह रहा है इस अधिनियम के उद्देश्य के बाद कि ये आया कब है, तो भारतीय गणराज्य के 74वें वर्ष, यानी कि जब से हमारा संविधान लागू हुआ है। हमारा संविधान कब से लागू हुआ है, तो 1950। ठीक है, 1950 से जो है हमारा संविधान क्या है, लागू है। तो क्या कह रहा है ये कि भारतीय गणराज्य के 74वें वर्ष से संसद के द्वारा क्या किया गया है, इसे बनाया गया है, यानी कि भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो अधिनियम है वो कब से लागू है, तो 1 जुलाई 2024 से लागू है। तो अब संसद ही क्यों बनाती है कानून, तो देखा जाए तो कानून बनाने का काम किसका है, किसको मिला हुआ है ये जिम्मेदारी, तो संसद को मिला है, यानी कि हमारी विधायिका। अब हमारी विधायिका क्या करती है, ऐसे ही तो कानून बनाती नहीं है। सबसे पहले कोई विधेयक आता है, कोई बिल आता है। अब ये जो विधेयक है वो या तो लोकसभा में जाएगा और या फिर राज्यसभा में जाएगा। तो ये जो हमारी भारतीय न्याय संहिता है ये सबसे पहले कहाँ गई थी, कहाँ से पारित हुई थी, तो लोकसभा से पारित हुई थी। कब हुई थी, तो ये जो है आपका लोकसभा से कब पारित हुई थी, तो 20 दिसंबर 2023 को। ठीक है, लोकसभा से पारित हुई थी। और राज्यसभा से कब पारित हुई थी, तो ठीक उसके एक दिन बाद 21 दिसंबर 2023 से जो है क्या हुआ था, राज्यसभा से भी पारित हो गया था। और इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी, तो इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी 25 दिसंबर 2023। क्लियर। अब केवल राष्ट्रपति की सहमति मिलने से क्या ये सबके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, नहीं। उसके लिए होगा क्या, केंद्र सरकार क्या करेगी, एक डेट डिसाइड करेगी कि किस दिन इस अधिनियम को हम क्या करें, सबके ऊपर लागू करें। तो डेट कब डिसाइड किया गया था, तो 1 जुलाई 2024 को, जब से ये अधिनियम जो है वो क्या है, पूरे भारतवर्ष में क्या हो गया, लागू हो गया। क्लियर। तो भाई कोई भी सबसे पहले कोई भी बिल आता है वो बिल कहाँ जाएगा, तो या तो लोकसभा में और या फिर राज्यसभा में।
सबसे पहले जो है ये अधिनियम कहाँ गया था, तो लोकसभा से पारित हुआ था, उसके बाद राज्यसभा से पारित हुआ था, फिर राष्ट्रपति की इसमें अनुमति ली गई थी, उसके बाद ये क्या बन गया था, अधिनियम का रूप धारण किया, फिर इसे क्या किया गया, 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया। क्लियर। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में कि ये जो है आपका अध्याय नंबर 1 बताता क्या है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 बताता क्या है, तो ये बताता है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना, यानी कि इस अधिनियम या इस संहिता का नाम क्या है। कल भी मैंने ये चीज बताया था आपको कि किसी भी अगर पर्सन के बारे में हमको जानना होगा, अगर हम इस अधिनियम को एक बॉडी समझ ले, तो अगर इसे हम एक बॉडी समझ ले तो सबसे पहले हम इसके बारे में क्या जानेंगे। अगर किसी भी इंसान से हमें बात करना है या उसके बारे में जानना है तो सबसे पहले हम उसके बारे में क्या जानेंगे, उसका नाम, कि भाई आपका नाम क्या है। उसके बाद हम क्या पूछेंगे कि आप रहते कहाँ हैं। ठीक है, यानी कि उसका पता, कि आप रहते कहाँ हैं। उसके बाद क्या जानेंगे, जब ज्यादा घुल मिल लेंगे तो क्या जानेंगे कि भाई आप कब पैदा हुए हैं, है ना, या आप करते क्या हैं। बर्थडे वगैरह पूछते हैं ना, जब दो दोस्त जो हैं खूब घुल मिल जाते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे से बर्थडे का डेट एक्सचेंज करते हैं कि भाई तुम कब जन्मे थे, तुम कब जन्मे थे, ताकि क्या करें, बर्थडे पार्टी मना सके। वैसे ही अगर हम इसको क्या माने, एक बॉडी मान के चले, तो इसके बारे में अगर हमें जानना होगा तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, इसका इसका नाम। तो क्या लिखा है यहाँ पे आपका सेक्शन 1 का जो है आपका क्लॉज नंबर 1 क्या बताता है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या होगा, भारतीय न्याय संहिता 2023 होगा। ठीक है, यानी कि ये क्या बताया, अपना नाम बताया सबसे पहले। उसके बाद क्या लिखा हुआ है आपका क्लॉज 2 में, क्लॉज 2 में लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य पत्र में अधिसूचना जारी करके तय किया जाएगा। यानी कि केंद्र सरकार, ये जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो तय करेगी कि ये जो अधिनियम है ये कब से लागू होगा। तो ऑलरेडी डिसाइडेड है और ये चीज लागू हो भी चुका है। कब से, तो 1 जुलाई 2024 से। क्लियर। आगे हम बढ़ते हैं सेक्शन 1 का क्लॉज नंबर 3। अब ये जो सेक्शन 1 का क्लॉज नंबर 3 है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे ध्यान से समझिएगा कि ये कहता क्या है। क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य या लोप के लिए, यानी कि प्रत्येक एक्ट और ओमिशन, अगर इसे इंग्लिश में जाने हम, कार्य या लोप क्या होता है, तो एक्ट और ओमिशन के लिए भारत, जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, यानी कि इनसाइड इंडिया, यानी भारत के अंदर कोई किसी भी तरीके का क्या कर रहा है, कार्य या लोप कर रहा है, तो वो क्या होगा, पनिशेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। अब ये कार्य या लोप क्या होता है, कार्य या लोप जो है, जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे समझें कि किसी व्यक्ति को क्या है भाई, रोड पे चलने का अधिकार है, सड़क पे चलने का अधिकार है, और मना किया गया है इस संहिता के द्वारा क्या, कि अगर कोई व्यक्ति रोड पे चल रहा है तो उसको निर्बाध रूप से, यानी कि बिना किसी रोक टोक के चलने दिया जाए, है ना, कि भाई आप रोड पे चलते हैं, आप रोड टैक्स दे रहे हैं, तो आपको चलने का अधिकार है। अगर कोई आपको जबरदस्ती रोके कि नहीं भाई हम तुमको यहाँ से नहीं जाने देंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई रोक सकता है आपको। अगर आप टैक्स पेएबल हैं तो टैक्स दे रहे हैं, रोड टैक्स, और सभी देते हैं, तो अगर आप टैक्स दे रहे हैं तो आपको रोड पे चलने का अधिकार है। और अगर कोई प्राइवेट पर्सन आ करके रोड पे क्या करता है, रोक लगा देता है और कहता है कि इधर से हम आपको नहीं जाने देंगे, तो वो क्या कर रहा है, वो बीएनएस के अंतर्गत अपराध कर रहा है। क्लियर। तो अब जो देखा जाए तो कोई व्यक्ति कार्य कब करेगा, जब कोई काम मना किया गया है करने के लिए और वो कर देता है। जैसे कि मान लीजिए
कि ये जो है मान लीजिए एक पर्सन है, ठीक है, ये एक पर्सन है जो कि रोड पे चल रहा था और अगला ये जो पर्सन है वो इसका दुश्मन है। इन्हें क्या किया गया है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 101 क्या बताती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मारता है, यानी कि उसका मर्डर कर देता है, तो वो कहाँ जाएगा, 101 के अंतर्गत हत्या का दोषी होगा। तो ये व्यक्ति आराम से रोड पे चल रहा है और ये व्यक्ति क्या करता है, मान लीजिए कि इसे ए कर दीजिए और इसे बी कर दीजिए, तो बी जो है ए को क्या कर दिया, जान से मार दिया। तो अगर बी जो है उसे मार दिया, जैसे ही वो कुछ किया और इसको मना किया गया था, इसे क्या, भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु करने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता की धारा 101 ऐसा प्रावधान करती है। क्लियर। अब ये जो है मान लीजिए ए को मार देता है, तो ए को मार दिया यानी कि उसने क्या कर दिया, एक्ट कर दिया, यानी कि जो काम मना किया गया है करने के लिए और आप कर देते हैं, यानी कि आप क्या कर दिए, एक्ट कर दिए। आगे जो है लोप क्या होता है, ओमिशन क्या होता है। तो जो काम आपको कहा गया है करने के लिए और आप नहीं करते हैं, तो आप क्या कर दिए, लोप कर दिए। कैसे, कि मान लीजिए कि ये ए नाम का एक पुलिस वाला है, एक ए नाम का पुलिस वाला है, इसको ये कर्तव्य सौंपा गया है कि आप जो है रोड पे ट्रैफिक नहीं लगने देंगे, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस है ये। अब इनका काम तो है रोड पे ट्रैफिक ना लगने देना और क्या करना कि भाई शांति व्यवस्था बना के रखना जहाँ पे इनकी ड्यूटी लगी है। लेकिन होता क्या है कि ये जो है अपनी ड्यूटी को नहीं निभाते हैं और दो गाड़ियों के बीच में टक्कर हो जाती है और ये चुपचाप बैठ करके देखते हैं और इनका ये कहना है कि भाई जब दो लोग लड़ते हैं तो मुझे बहुत मजा आता है, इसलिए मैं नहीं रोकूंगा। तो देखा जाए तो अगर ये नहीं रोक रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, ये अपने काम का लोप कर रहे हैं। जो इनको जिम्मेदारी सौंपा गया है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं भाई, ये लोप कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब क्लियर हो गया होगा कि एक्ट क्या होता है और ओमिशन क्या होता है। एक बार फिर से मैं ब्रीफ में समझा दूं। देखिए, एक्ट क्या होता है कि जिस काम को आपको मना किया गया है करने के लिए और वो काम आप कर देते हैं, तो आप क्या कर दिए, एक्ट कर दिए। ओमिशन क्या है, यानी कि लोप क्या है, कि जिस काम को आपको क्या कहा गया है करने के लिए और आप नहीं करते हैं, तो आप क्या कर दिए भाई, लोप कर दिए। क्लियर। चलिए, तो यहाँ क्या कह रहा है आपका सेक्शन 1 का क्लॉज नंबर 3 कि प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य या लोप के लिए, यानी कि इस संहिता यानी इस अधिनियम में जो बीएनएस के अंतर्गत जो भी प्रावधान किए गए हैं उसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति कोई भी कार्य करता है या लोप करता है और जिसका कि वो भारत के अंदर कर रहा है ऐसा, तो वो क्या होगा, दोषी होगा। कहाँ, सेक्शन 1 के क्लॉज नंबर 3 पे। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं सेक्शन 1 का क्लॉज नंबर 4 क्या कहता है कि भारत से परे किए गए, ठीक है, ये की पॉइंट्स हैं इस सेक्शन के। 3 वाला क्या कह रहा था, भारत के भीतर, और ये क्या कह रहा है, भारत के परे, यानी कि भारत से बाहर किसी अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति भारत में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में। अब तत्समय प्रवृत्त क्या होता है, यानी कि कोई और विधि जो उस समय कहाँ है, भारत में लागू है। क्लियर। तो क्या कह रहा है, विचारण का पात्र होगा यदि वह भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उसे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो कि वह कार्य भारत के भीतर हुआ हो। यानी कि जो काम मना किया गया है करने के लिए भारत के अंदर, और अगर आप भारत के बाहर हैं और वो काम कर देते हैं, तो हम क्या मानेंगे, ऐसा मानेंगे कि आपने वो काम जो किया है वो भारत के अंदर किया है। क्यों, क्योंकि
आप भारत के नागरिक हैं और अगर भारत के बाहर भी जाकर के कोई अपराध करते हैं जो कि पनिशेबल है, कहाँ पे, भारत में, तो हम ऐसा मानेंगे कि आपने भारत में ही क्या किया है, वो अपराध किया है। आगे जो है आपका क्लॉज नंबर 5 कहता है कि इस संहिता के उपबंध, क्लॉज नंबर 5 का सब क्लॉज ए क्या कहता है कि भारत से बाहर और परे किसी स्थान से में भारत के किसी नागरिक द्वारा, ठीक है, या फिर क्या कह रहा है, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, या फिर किसी कंप्यूटर साधन द्वारा, ठीक है, किसी कंप्यूटर साधन द्वारा लक्षित बना करके किया जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है आपका क्लॉज नंबर 5 का, कि वो क्या बता रहा है, 3 कैटेगरी बता रहा है। क्या क्या? पहला कह रहा है कि अगर भारत के बाहर कोई व्यक्ति कोई अपराध कर रहा है और वो भारत का नागरिक है, तो दूसरी कंडीशन कि अगर वो भारत में रजिस्ट्रेटेड, यानी कि ऐसा कोई विमान, पोत या जलयान, जलयान का मतलब कि जो पानी में जो जहाज वगैरह चलते हैं उसके संबंध में कह रहा है कि अगर जो है वो भारत में रजिस्ट्रीकृत है, यानी कि पंजीकरण है, उसका रजिस्ट्रेशन है ऐसे जहाज पे, या भारत का झंडा लगा हो उस जहाज पे, ऐसे किसी जहाज पे कोई अपराध कर रहा है, या फिर वो भारत का नागरिक है, या फिर कंप्यूटर साधन द्वारा वो भारत से परे यानी भारत के बाहर किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, तो भी वो इस संहिता के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। क्लियर? आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है आपका स्पष्टीकरण। अब स्पष्टीकरण क्या होता है? तो स्पष्टीकरण का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन, यानी कि उस जो ऊपर जो बातें कही गई हैं उसको और अच्छे से वो क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। तो ये क्या कह रहा है आपका स्पष्टीकरण कि इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा प्रत्येक कार्य आता है जो यदि भारत में किया गया होता तो इस संहिता के अंतर्गत यानी अधीन दंडनीय होता। ठीक है, जो अभी मैंने ऊपर समझाया क्या, कि अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर कोई अपराध करता है और ऐसा कोई काम जो कि वो भारत के बाहर कर रहा है भारत में पनिशेबल है, दंडनीय है, तो माना क्या जाएगा कि उसने भारत के अंदर वो अपराध किया है। यही आपका एक्सप्लेनेशन कह रहा है, यानी कि स्पष्टीकरण बता रहा है। अब जो है दृष्टांत, दृष्टांत क्या कह रहा है इसका? दृष्टांत क्या होता है? दृष्टांत कहते हैं एग्जाम्पल को, कि आपको जो है किसी एग्जाम्पल से समझाना चाह रहा है। ये संहिता कह क्या रहा है कि जो भारत का नागरिक है भारत से बाहर और परे किसी स्थान पे हत्या करता है, ठीक है, यानी कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है कि भारत के बाहर, जैसे कि मान लीजिए कि वो क्या कहाँ है, यूएसए में है, ठीक है, अमेरिका में गया हुआ है, और क्या करता है, किसी अमेरिकी नागरिक को मार देता है, और बाद में क्या होता है कि वो भाग के कहाँ आ जाता है, भारत आ जाता है। तो क्या वो बच जाएगा? नहीं। ये दृष्टांत यही समझा रहा है कि वह अगर भारत के किसी स्थान में पाया जाता है तो वहीं पे उसको दोषी ठहराया जाएगा, वहीं पे उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। ठीक है, विचारण का मतलब होता है कि ट्रायल, यानी कोर्ट में उसके खिलाफ वहीं पे ट्रायल चलाया जाएगा, ठीक है, जहां वो पकड़ा जाएगा। क्लियर? अब जो है आपका क्लॉज नंबर 6 क्या कहता है? क्लॉज नंबर 6 कहता है कि इस संहिता की कोई भी बात भारत की सेवा के अधिकारियों, सैनिकों, नौ सैनिकों और वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और अभ्युत्थान के लिए दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। यानी कि अगर कोई मार्शल लॉ में कोई
प्रोविजन दिया गया है, किसके किसके विरुद्ध? कोई सैनिक है या नौ सैनिक है या वायु सैनिक है, यानी कि आर्म्ड फोर्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, कि जो अगर कोई जो है आर्मी का है या फिर एयर फोर्स का है या नेवी का कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, और वो क्या किया है, भाग गया है। ठीक है, यानी कि युद्ध चल रहा था और उस समय वो क्या करता है, भगौड़ा है, वो क्या करता है, युद्ध छोड़ करके इस डर से भाग जाता है कि कहीं उसकी मृत्यु ना हो जाए। ठीक है, दुश्मन देश क्या करे, उस पर गोला बारूद न चला दे, इस डर से वो क्या करता है, छोड़ करके भाग जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को जो है, अगर उसके संबंध में कोई कानून बना हुआ है, तो वहां पे जो ये बीएनएस के प्रोविजन है वो अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि कोई स्पेशल लॉ या फिर कोई लोकल लॉ। अब स्पेशल लॉ और लोकल लॉ क्या होता है ये भी समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो जनरली स्पेशल लॉ क्या होता है, वो किसी स्पेसिफिक पर्सन पे अप्लाई होता है, यानी कि किसी विशिष्ट वर्ग के व्यक्ति पे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए हम लोग, तो ST/SC एक्ट है, जो कि किसके ऊपर अप्लाई होता है, लागू होता है, केवल और केवल SC और ST के विरुद्ध लागू होता है। ठीक है, अगर उनके खिलाफ कोई जो है किसी भी तरीके का अपराध करता है तो वो उस अधिनियम के अंतर्गत जाता है। क्लियर? वैसे ही अगर देखा जाए स्थानीय विधि क्या है, यानी कि लोकल लॉ। तो लोकल लॉ किसको कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपका नगर पालिका अधिनियम। अब ये जो नगर पालिका अधिनियम है उसको उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो केवल और केवल कहाँ पे लागू होता है, पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होता है, न कि दूसरे स्टेट में लागू होगा। है ना, कि जो केवल क्षेत्र विशेष पे लागू हो वो क्या है, आपका लोकल लॉ है। जैसे कि मध्य प्रदेश का आपका अलग जो है क्या रहेगा, नगर पालिका अधिनियम रहेगा। झारखंड में जाएंगे तो उसका अलग नगर पालिका अधिनियम रहेगा। बिहार में जाएंगे तो उसका अलग नगर पालिका अधिनियम रहेगा। जैसे कि आप देखते हैं उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, जो कि किस पे लागू होगा, केवल और केवल उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हुए पंचायतों पे लागू होगा। क्लियर? कि लोकल लॉ क्या होता है, यानी कि स्पेशल लॉ हम किसको कहेंगे, जो कि केवल और केवल किसी स्पेसिफिक पर्सन पे लागू होता है। और लोकल लॉ क्या होता है, यानी कि स्थानीय विधि क्या होता है, जो कि केवल और केवल किसी क्षेत्र विशेष के लोगों पे लागू होता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्थानीय विधि कहते हैं। क्लियर? कि भाई अगर जो है कोई प्रावधान किया गया है कहाँ पे, किसी विशेष विधि में या किसी स्थानीय विधि में, वहां पे बीएनएस के प्रावधान लागू नहीं होंगे। चलिए, तो आपका जो है सेक्शन नंबर 1 कंप्लीट हुआ और उसके हम लोग सारे के सारे क्लॉजेस देख लिए। एक बार वापस से रिवीजन कर लेते हैं हम लोग कि कौन क्या बताता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि भारतीय न्याय संहिता क्या है, यानी कि इसका नाम, कि यह जो है भारतीय न्याय संहिता 2023 कहा जाएगा। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है कि अपराधों से संबंधित जितने तरीके के प्रावधान या उपबंध हैं उसको क्या किया गया है, इस संहिता में समाहित किया गया है, यानी कि एक जगह इकट्ठा करके रखा गया है। फिर हम लोगों ने क्या देखा, और क्या है इसका उद्देश्य, कि समय समय पर जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, समय समय पे क्या किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा, यानी कि अमेंडमेंट किया जाएगा और कुछ नए अपराधों को इसमें शामिल किया जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि इस जो है अध्याय का नाम, और ये कहाँ तक लागू है, तो होल ऑफ इंडिया यानी कि संपूर्ण भारत पे लागू है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि यह जो है कब से लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ। फिर इसके अध्याय नंबर 1 को हमने देखा, जिसमें कि आपका सेक्शन 1, तो सेक्शन 1 क्या बताता है कि इसका नाम। फिर सेक्शन 1 का क्लॉज नंबर 2 बताता है कि ये कब से जो है, कब से लागू होगा, तो ऑलरेडी डेट डिसाइड हो चुका है।
फिर आपका क्लॉज नंबर 3 क्या बताता है? क्लॉज नंबर 3 बताता है कि ये जो भारत के बाहर, सॉरी माफ करिएगा, भारत के भीतर किए गए प्रत्येक कार्य या लोभ के लिए कोई व्यक्ति क्या होगा? दंडनीय किया जाएगा, यानी कि उसको पनिशेबल ठहराया जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा? आपका क्लॉज नंबर 4 और 5 क्या बताता है कि भारत से बाहर किए गए प्रत्येक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को ऐसे दोषी ठहराया जाएगा जैसे कि मानो कि उसने भारत के भीतर वो काम किया हो। अब किस किस कंडीशन में? तो आपका क्लॉज नंबर 5 3 कंडीशन बताता है। क्या क्या? पहला कहता है कि अगर वो भारत का नागरिक है और भारत के बाहर कोई अपराध कर रहा है। दूसरा कि अगर वो भारत में रजिस्ट्रेटेड यानी कि रजिस्ट्रेशन किया हुआ कोई जहाज है, कोई पोत है, कोई विमान है या जलयान है, उस पे क्या कर रहा है? कोई अपराध कर रहा है। तीसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर कंप्यूटर के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से उसको साधन बनाते हुए अगर कोई वो अपराध कर रहा है, कहाँ? भारत के बाहर, तो भी हम क्या मानेंगे कि उसने क्या किया है? ऐसा मानेंगे कि उसने भारत के भीतर ही वो अपराध किया है और वैसे ही हम उसको क्या करेंगे? पनिशेबल ठहराएंगे। और इसका स्पष्टीकरण वो और क्लियर करता है। क्या? कि वो साफ साफ बताता है कि ये जो अपराध शब्द यानी कि ऑफेंस शब्द का यूज किया गया है इस अधिनियम में या इस संहिता में, उसके बारे में हम क्या मानेंगे कि अगर वो व्यक्ति भारत के बाहर भी कुछ अपराध कर रहा है तो हम क्या मानेंगे? ऐसा मानेंगे कि उसने भारत के भीतर वो अपराध किया है और उसका ट्रायल कोर्ट में वैसे ही चलेगा जैसा कि अगर वो भारत के भीतर कोई अपराध करता तो चलता। क्लियर? अब जो है आपका नेक्स्ट बताया था कि आपका 6 नंबर क्या है? कि 6 नंबर ये कहता है आपका क्लॉज 1, सॉरी सेक्शन 1 का क्लॉज नंबर 6 कि कुछ कुछ मामलों पे आपका भारतीय न्याय संहिता लागू नहीं होगा। किस किस कंडीशन पे? पहली कंडीशन क्या बोला कि अगर जो है भारत के वायुसेना से रिलेटेड कोई मामला है, नौसेना से रिलेटेड या थल सेना से रिलेटेड कोई मामला है और उनके लिए कोई स्पेशल प्रावधान बनाया गया है, कहाँ? किसी विशेष विधि में या किसी स्थानीय विधि में, तो वहां पे बीएनएस के प्रावधान लागू नहीं होंगे। क्लियर? कल हम लोग जो है आपका सेक्शन नंबर 2 पढ़ेंगे जो कि परिभाषा बताता है, कुछ डेफिनेशन को बताता है और बिना डेफिनेशन जाने आगे बीएनएस के प्रावधानों को समझना मुश्किल है। इसलिए कल जो है हम लोग अच्छे से परिभाषा खंड को समझेंगे और एक एक परिभाषा के बारे में जानेंगे कि इस बीएनएस में किन किन शब्दों का यूज किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये क्लास कैसा लगा और क्या आप चाहते हैं कि किस किस टॉपिक के संबंध में जो है मैं वीडियो बनाऊं। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि उनको भी पता चले कि क्लासेस चल रही हैं। ठीक है? जिनको भी ज़रूरत हो उसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।